अमेरिका की जासूसी से आग बबूला बीजेपी का पलटवार। गोवा के बीच पर अब क्यों नहीं टकराएंगे जाम। और रेप और मर्डर की धमकी देने वाले सांसद का एक और शर्मनाक वीडियो। लेकिन पहले आज की ब्रेकिंग स्टोरी। बीजेपी के महासचिव अमित शाह को सरकार ने Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। जी हां, लोकसभा चुनाव में बीजेपी के चाणक्य रहे अमित शाह अब Z+ सिक्योरिटी से घिरे रहेंगे। इसी के साथ अमित शाह देश के उन 35 चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएंगे जिन्हें यह खास सिक्योरिटी दी जा रही है। अमित शाह की अगुवाई में ही बीजेपी ने, आपको याद होगा, हाल में यूपी की 80 में से 72 लोकसभा सीटें जीती थी। और चुनाव प्रचार के दौरान उनके भड़काऊ भाषणों की वजह से भी वो काफी विवादों में थे। इससे पहले भी अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री जब थे तब फर्जी इनकाउंटर के कुछ मामलों में घिर चुके हैं और अब उन्हें बीजेपी का अगला अध्यक्ष माना जा रहा है। इसी वजह से ये सारी की सारी बातें ध्यान में रखते हुए कहा यह जा रहा है कि अमित शाह को जो सिक्योरिटी थ्रेट है, थ्रेट परसेप्शन कहीं ज्यादा है, इसीलिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी देने का अब फैसला किया जा रहा है। अमित शाह, जिन्हें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी के राइट हैंड माने जाते हैं और शायद बीजेपी के अगले अध्यक्ष। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ये Z+ सिक्योरिटी जो आप बार बार सुनते हैं ये होती क्या है। चलिए बता देते हैं। NSG कमांडोज का एक सुरक्षा घेरा होता है जिससे VVIP लोग अक्सर आपको घिरे हुए दिख जाते होंगे। Z+ सिक्योरिटी में 36 वेल ट्रेन्ड कमांडोज तैनात रहते हैं। देश में कुल मिलाकर सिर्फ 35 लोग ऐसे हैं जिन्हें यह Z+ की खास सिक्योरिटी दी गई है और जिसको जितना सुरक्षा का खतरा होता है उसी हिसाब से यह सिक्योरिटी दी जाती है। Z+ Z या फिर Y, और किसको कितना खतरा है यह तय करता है IB यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। और उसके बाद गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराता है। NSG कमांडो का खास घेरा। अमित कुमार और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या क्या वजह ऐसी रही जिन्हें ध्यान में रखते हुए सरकार ने अमित शाह को 36 कमांडो का यह Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया? अमित, देखिए, देश में दो तरह से सुरक्षा दी जाती है, दो तरीके ही हैं। एक होता है कि या तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हो, मंत्री हो, या कोई ऐसे पोस्ट पर बैठे हो जिसको सुरक्षा देनी जरूरी है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। तो उसके तहत अमित शाह नहीं है। अमित शाह को सिर्फ इसलिए दिया गया है कि उनको थ्रेट परसेप्शन के बारे में कहा जाता है कि गुजरात से लेकर पूरे देश में उनके खिलाफ आतंकी से लेकर कई तरह के संगठन है जो उनके खिलाफ काम कर रहे हैं और इसी वजह से उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी जाए। आज दिन में सुबह 11 बजे VIP सिक्योरिटी को लेकर बाकायदा यहाँ प्रेजेंटेशन दिया गया था गृह मंत्री के सामने। बाकी जितने भी नेता हैं उनका रिव्यू किया गया था और इस आधार पर जो थ्रेट परसेप्शन है, जो खतरा है, उसको देखते हुए कुल देश में 427 लोग हैं जो VIP सिक्योरिटी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें से 326 लोग ऐसे हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा 81 ऐसे लोग हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्ट हैं। सबसे बड़ी बात कि Z+ सिक्योरिटी ऐसा है कि अराउंड द क्लॉक अगर देखें तो 36 कमांडोज होते हैं। एक वक्त पर उनके साथ कम से कम 12 कमांडो हर वक्त तैनात होंगे। जो NSG कमांडो होते हैं 12 कमांडो होगा, आगे पायलट गाड़ियां होती हैं। आप कह सकते हैं कि कम से कम 6 से 7 गाड़ियों का काफिला चलता है। तो देश में जो सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल माना जा सकता है कि सुरक्षा को लेकर Z+ सिक्योरिटी कहा जाता है और उसी के तहत अमित शाह को दिया गया है। और अमित शाह का कद भी पार्टी के भीतर ही बहुत बड़ा है, सरकार में भी भले ही बिल्कुल सही कह रहे हैं अपनी हैसियत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो Z+ सिक्योरिटी दी गई है इससे यह भी पता लग जाता है एक बार फिर से कि आखिर अमित शाह का कद बीजेपी में अब क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार इस पूरी जानकारी के लिए। आइए अब आपको दिखा देते हैं कि सरकार आने वाले दिनों में किन किन लोगों से VVIP सुरक्षा छीन सकती है, क्योंकि जैसा अमित ने बताया आज एक बैठक हुई है जिसमें अमित शाह को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है, लेकिन कुछ लोगों की सिक्योरिटी छीनी भी जा सकती है। देखिए। मोदी सरकार बहुत जल्दी 150 से ज्यादा VIP को मिली Z+ और Y श्रेणी की सुरक्षा को वापस ले सकती है। इन लोगों को UPA सरकार के दौरान ये सिक्योरिटी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने VVIP लोगों को मिल रही सिक्योरिटी को लेकर एक प्रेजेंटेशन लिया है। माना जा रहा है कि सरकार बजट सत्र के बाद VVIP लोगों को मिलने वाली सिक्योरिटी पर बड़ा फैसला ले सकती है। VIP सुरक्षा को लेकर जब गृह मंत्रालय में बैठक शुरू हुई तो गृह मंत्री के हाथ में करीब 500 से ज्यादा नेताओं, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम थे जिन्हें VVIP सुरक्षा दी गई है। तो दूसरी तरफ
आईबी चीफ ने अपनी प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया कि कई ऐसे नेता हैं जिन्हें बेवजह के सुरक्षा दी जा रही है। ऐसे गृह मंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दे दिए कि ऐसे लोगों को जिनको लेकर कोई खतरा नहीं है या अब वो खतरे से बाहर हैं, उनकी सुरक्षा तत्काल हटाई जाए। और इसमें जेड प्लस सुरक्षा के भी करीब दर्जन भर नेता शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा हटाने का फैसला ले लिया गया है। आपको बता दें कि मनीष तिवारी, बेनी प्रसाद वर्मा, बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्र, पूर्व कांग्रेसी सांसद नवीन जिंदल समेत कई लोगों को यूपीए सरकार में सिक्योरिटी दी गई थी। इसके अलावा बीजेपी के भी 2 नेता शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को भी सिक्योरिटी दी गई थी। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों में से कई लोगों की सिक्योरिटी छीनी जा सकती है। आपको बता दें कि Z+ श्रेणी की सिक्योरिटी में 26 कमांडो, Z श्रेणी की सुरक्षा में 11 कमांडो और Y श्रेणी की सुरक्षा में 2 कमांडो दिए जाते हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह साफ कर दिया कि वीवीआईपी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ खतरों के आधार पर दी जाएगी, न कि राजनीतिक रिश्तों के आधार पर, जैसा कि पिछली यूपीए सरकार में हुआ करता था। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ आईबी रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री ने कई नेताओं की सुरक्षा घटाने का फैसला किया है। कैमरामैन रफीक के साथ अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। चलिए अब आपको चौंकाने वाली एक तस्वीर दिखाते हैं। आपने सुना होगा, दिन भर अगर टीवी देखा होगा या इंटरनेट पर चेक किया होगा कि मुंबई में जबरदस्त बारिश हुई है, लेकिन ऐसी तस्वीर जो पोल खोलती है रिलायंस की, क्योंकि ये मेट्रो, ये देखिए, ये मुंबई की मेट्रो है जहां बारिश में ऊपर से पानी टपक रहा है। ये देखिए, ये मेट्रो ट्रेन है जिसकी छत से पानी मेट्रो के अंदर आ रहा है। ये न्यूज़ 24 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हमारे रिपोर्टर इस मेट्रो में सफर कर रहे थे, तभी इस मेट्रो की पोल खुली है। दरअसल ये मेट्रो रिलायंस ने बनाई है और ये मुंबई में चलाई जाती हैं। ये देखिए, आज थोड़ी सी कुछ ही घंटों की बारिश में मेट्रो का ये हाल हो गया है। संकेत पाठक हमारे संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संकेत, जाहिर है संकेत, जिसने ये ट्रेन बनाई है वो भी, और जो इस ट्रेन को ऑपरेट कर रहा है वो भी सवालों के घेरे में है कि आखिर कुछ ही घंटों की इस बारिश में ये मेट्रो के अंदर पानी कैसे आ गया। बिल्कुल मानक, आपने सही कहा, क्योंकि आज मुंबई में सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसके चलते पूरी मुंबई पानी पानी हो गई थी। लेकिन ये खबर हैरत में डालने वाली है कि मुंबई मेट्रो, खासतौर से जिसको रिलायंस मेट्रो भी कहा जाता है, उसकी एक बोगी में इस तरीके से पानी का लीकेज होना, ये अपने आप में बड़ा हैरत में डालने वाली बात है। क्योंकि जब इस मेट्रो को लॉन्च किया गया था, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, बड़े बड़े दावे किए गए थे कि मेट्रो काफी सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन इस लीकेज ने ये बता दिया है कहीं ना कहीं इसके चलते कोई एक बड़ा हादसा भी हो सकता था, क्योंकि मुंबई मेट्रो जो है वो हवा के ऊपर चलती है, यानी ऊपर चलती है, जमीन पर नहीं चलती है। तो इसके चलते हो सकता है कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे में कहीं ना कहीं रिलायंस मेट्रो MMRDA सवालों के घेरे में है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेट्रो ने इस बारे में एक मेल कर सफाई भी दी है कि इस तरीके की एक घटना एक बोगी में देखी गई है और वो इस बारे में लगातार जांच कर रहे हैं कि आखिर ये लीकेज कैसे हुआ। फिलहाल जो प्रशासन है, खासतौर से रिलायंस मेट्रो का, वो सवालों के घेरे में है। मानक, बहुत बहुत शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए। तो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जरा करीब से देख लीजिए और समझ लीजिए। ये मेट्रो है, ये मुंबई की मेट्रो है जो हाल ही में शुरू हुई है। नई ट्रेनें हैं और नया नया प्रोजेक्ट है, लेकिन फिर भी देखिए, मानसून की पहली बारिश, कुछ ही घंटों की बारिश ने इस मेट्रो का क्या हाल कर दिया है। बोगियों के अंदर पानी पहुंच गया है, ऐसे टपक रहा है जैसे कि ऊपर छत ही ना हो। बिल्कुल, ये देखिए लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। बल्कि जैसा संकेत पाठक कह रहे थे, कोई हादसा भी हो सकता है अगर इसी तरह लीक करती रहे तो। अभी पिछले महीने ही ये मेट्रो शुरू हुई है 8 जून को, और देखिए 1 महीना भी नहीं हुआ है और ये हाल है मुंबई की मेट्रो का। महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए मोदी सरकार पूरी तरह एक्शन में आ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम काबू में लाने के लिए सरकार ने आज ताबड़तोड़ फैसले किए, जिनमें सबसे बड़ा फैसला यह है कि अब आलू प्याज किसान मंडी के बाहर कहीं भी बेच सकते हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए जमाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी मोदी सरकार। आज हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नए फैसले के मुताबिक अब आलू प्याज जमा करने की सीमा तय होगी। जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार राज्य सरकारों से अपील करेगी। ये नोटिफिकेशन जल्दी इश्यू होगा और कैबिनेट ने अपेक्षा की है कि राज्य सरकारें इसके बाद
सघन, प्रभावी और प्रामाणिक कार्रवाई करेगी। जो होर्डिंग, ब्लैकमेलिंग होती है उसको रोकने के लिए आलू और प्याज के संबंध में मोदी सरकार ने तय किया है कि प्याज और आलू की स्टॉक लिमिट तय की जाएगी। स्टॉक सीमा राज्य सरकारें तय करेंगी। इसके साथ ही मार्केट में सस्ते प्याज की आमद बढ़ाने के लिए सरकार ने प्याज की एक्सपोर्ट ड्यूटी $450 से बढ़ाकर $500 कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने तय किया है कि अब किसान कहीं भी आलू प्याज बेच सकेंगे। साथ ही सरकार ने आलू प्याज को APMC एक्ट से बाहर कर दिया है। महंगाई को रोकने के लिए मोदी सरकार ने कड़े कदम उठाकर संकेत दे दिए हैं कि जमाखोरों की अब खैर नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई से महंगाई कंट्रोल में आ जाएगी? अमित कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। साईं बाबा की पूजा पर मोदी सरकार दो हिस्सों में बंट गई लगती है। मोदी की एक मंत्री उमा भारती साईं पूजा के पक्ष में है, तो दूसरे मंत्री जनरल VK सिंह साईं का विरोध कर रहे संतों के साथ नजर आए हैं। आज VK सिंह की मौजूदगी में संतों की धर्म संसद ने एक बार फिर साईं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। VK सिंह जी भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए। संतों के बीच विदेश राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद VK सिंह की इस तस्वीर ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल उठने लगा है कि क्या शिरडी वाले साईं को लेकर मोदी सरकार भी दो खेमों में बंट गई है। दरअसल गाजियाबाद से सांसद VK सिंह आज गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर में हुई धर्म संसद में हिस्सा लेने पहुंचे थे। धर्म संसद में देश भर के सैकड़ों संतों के साथ देश के प्रसिद्ध मठों ने हिस्सा लिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि साईं को लेकर शंकराचार्य ने जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही है। सभी ने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया। अगर किसी भी सनातनी का, किसी भी हिंदू का, किसी भी इस धर्म के प्रति निष्ठा करने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसका संकट ब्रह्मा विष्णु महेश हनुमान जी दुर्गा अगर दूर नहीं कर सकते, तो मित्रों माफ करना, कब्र के अंदर लेटा हुआ कोई मुर्दा भी उसके संकट दूर नहीं कर सकता। मंत्री VK सिंह की मौजूदगी में संतों ने ऐलान किया कि लोग साईं को माने या फिर सनातन धर्म को, दो नाव की सवारी नहीं की जा सकती। संतों ने मंत्री VK सिंह की मौजूदगी में ही साईं के समर्थन में दिए गए उमा भारती के बयान की भी निंदा की। सब कुछ VK सिंह की मौजूदगी में हुआ। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या साईं के मुद्दे पर VK सिंह शंकराचार्य के बयान का समर्थन कर रहे हैं? विवाद लोग बाग करते रहेंगे, हमें विवादों में नहीं पड़ना। इसीलिए हमने जो संदेश दिया है वो ये है कि अपनी संस्कृति पहचानिए, अपने लोगों को पहचानिए, जो सीख मिल सकती है उसको लीजिए। साईं के मुद्दे पर जिस तरह से संत समाज में हलचल देखी जा रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो साईं पूजा पर आर पार की लड़ाई की मूड में। इस देश को सनातन। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि जब VK सिंह को पता था कि धर्म संसद में साईं को लेकर बयानबाजी होगी, तो वो वहाँ पर गए क्यों? सवाल ये भी है कि क्या साईं पर मोदी सरकार के मंत्री भी दो खेमों में बंट गए हैं? पीयूष गौड़, गाजियाबाद, न्यूज़ 24। अब जल्दी से आपको यह भी दिखा देते हैं कि कैसे मोदी सरकार की एक और मंत्री उमा भारती साईं भक्तों के समर्थन में खुलकर उतर आई थी और उन्होंने शंकराचार्य के विरोध की भी परवाह नहीं की थी। देखिए शंकराचार्य का साईं बाबा पर हमला और उमा का साईं को समर्थन। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु। शिरडी वाले साईं बाबा को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं को भगवान मानने से इनकार कर दिया। शंकराचार्य ने विवादित बयान देते हुए साईं की पूजा न करने के कई तर्क पेश किए। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के बयान पर साईं भक्तों ने देश भर में बवाल किया और धार्मिक भावना भड़काने के इल्जाम में उनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ। मामला ठंडा पड़ता उससे पहले ही इस मसले ने तब सियासी रंग ले लिया जब मोदी सरकार में मंत्री उमा भारती साईं पूजा के समर्थन में खुलकर आ गई। जो उनको भगवान कहेंगे उनको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ वो दूसरे को नहीं कह सकते, वो दूसरे को कहते भी नहीं है। वो कहते हम उनको भगवान मानते हैं। तो मैं तो साईं बाबा को बहुत मानती हूँ, बहुत, और मैं साईं बाबा के अंदर भगवत सत्ता देखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर 4-5 प्रकार के अवतार माने गए हैं भगवान के। उमा भारती के साईं के समर्थन में उतरने के बाद शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। पर स्पष्टीकरण करना चाहिए
कि जो उनकी तरफ से हमारे मंदिरों में मूर्तियां रखी जा रही हैं और हमारे भगवान की जगह उनको स्थापित किया जा रहा है, इस पर उन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला है। विवाद बढ़ता देख उमा भारती ने शंकराचार्य को खत लेकर उनसे इस मसले से दूर रहने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि साईं के मुद्दे पर वो अपने स्टैंड पर कायम है। इस बीच शंकराचार्य लगातार मीडिया में साईं के खिलाफ बयान देते रहे। साईं को लेकर शंकराचार्य के बयान के समर्थन में हुई धर्म संसद में जब मोदी सरकार के मंत्री वीके सिंह पहुंचे तो एक बार फिर इस मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया। अब इस बात को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि साईं को लेकर क्या मोदी सरकार के मंत्रियों के बीच भी मतभेद पैदा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगली बार आप घूमने या छुट्टी मनाने गोवा जाएं तो सावधान रहें कि वहां के बीच यानी समुद्र तटों पर सरकार ने शराब पीना बैन कर दिया है। कल ही गोवा के एक मंत्री ने मांग की थी कि लड़कियों के छोटे कपड़े पहनने और पब जाने पर रोक लगनी चाहिए। सीएम मनोहर पर्रिकर ने अपने मंत्री की मांग तो नहीं मानी, लेकिन बीच पर जश्न मनाने वालों को बुरी खबर जरूर दे दी है। गोवा के बीच पर बैठकर शराब का पैग लगाने वालों के लिए बुरी खबर है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि बीच और पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मनोहर पर्रिकर का ये बयान उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन धवलीकर ने पब कल्चर का विरोध करते हुए गोवा के बीच पर बिकनी को बैन करने की बात की थी। विवाद के बाद हालांकि सीएम मनोहर पर्रिकर ने बिकनी पर बैन लगाने की बात से साफ इनकार किया है। Every person has a right of his opinion. Government is a different issue. Has government given any statement? आपको बता दें कि मंगलवार को गोवा के पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन धवलीकर ने हिंदू सेना के नेता मुथल्लिक के बयान का समर्थन करते हुए कहा था कि गोवा में पब कल्चर पर बैन लगना चाहिए। मेरा मुतालिक को ये बोलना है कि पब संस्कृति हमको भी नहीं मांगता है। हमारा भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति इतनी ऊंची है, वो पब संस्कृति हमको बंद करना चाहिए। गोवा में पब कल्चर और बीच पर बिकनी को लेकर नए विवाद को शांत करने के लिए मनोहर पर्रिकर ने साफ कर दिया है कि बिकनी पर तो बैन नहीं लगेगा, लेकिन अगर सार्वजनिक जगह पर शराब पी तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आप गोवा जाएं, इस बात का जरूर ख्याल रखें, वरना कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। विवादित बयान देने के आरोप में फजीहत झेलने वाले टीएमसी सांसद को ममता बनर्जी ने माफ कर दिया है। तपस पॉल के लिखित माफीनामे के बाद ममता का दिल पसीज गया और उन्होंने सांसद तपस पॉल को माफ कर दिया। आपको याद ही होगा, ये वही सांसद हैं जिन्होंने विपक्षी दल सीपीएम की महिलाओं का रेप करवाने और मर्डर करवाने की कैमरे पर धमकी दी थी। विवादित बयान देने पर विरोधियों के निशाने पर आए टीएमसी के सांसद तापस पाल को टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने माफ कर दिया है। ममता बनर्जी ने तापस का माफीनामा स्वीकार करते हुए कहा है कि वो उनके माफीनामे से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। He has written an unconditional apology to the party. The tone of that letter, the tone, the content and the manner in the letter, his unconditional apology, apologizes to his colleagues in the party, to women of Bengal, the people of Bengal, the people of India, his family, everybody. The apology, the tone is very contrite, and in that spirit, the matter ends there. पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की मिस्ट्री में आज एक नया मोड़ आ गया। सुनंदा की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले एम्स के सीनियर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यह आरोप लगाकर सनसनी फैला दी कि यूपीए सरकार के मंत्रियों ने उन पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव डाला था, जिससे सुनंदा की मौत को हत्या न कहा जा सके। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की रहस्यमय मौत के मामले में एम्स के डॉक्टर के खुलासे से सनसनी मच गई है, लेकिन एम्स ने अपने डॉक्टरों के आरोपों को खारिज कर दिया है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन द्वारा जो आक्षेप लगाया गया कि उनको श्रीमती सुनंदा पुष्कर के केस के पोस्टमार्टम में उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया एम्स प्रशासन की तरफ से। एम्स प्रशासन इस स्टेटमेंट का खंडन करता है और इसे निराधार बताता है। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड, बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। फॉरेंसिक विभाग के प्रमुख सुधीर गुप्ता ने दावा किया था कि यूपीए सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने सुनंदा पुष्कर केस में गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने का दबाव डाला था।
और आप देख सकते हैं कि 438 हवा सिंह ब्लॉक में डॉक्टर सुधीर गुप्ता रहते हैं, घर के अंदर है, लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे, मीडिया से संपर्क नहीं कर रहे हैं। लगातार इस खबर जैसे ही आए हमने संपर्क साधने की कोशिश की, फोन किया, लेकिन फोन का भी कोई रिप्लाई नहीं किया। घर के अंदर मौजूद हैं, हालांकि अभी उनके एक फैमिली फ्रेंड उनसे मिलने आए थे, उनसे हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि डरे हुए हैं कहीं न कहीं पूरे मामले को लेकर, क्योंकि एक बड़ा खुलासा है। अखबार में छपी खबर के मुताबिक डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री और सीवीसी को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। उन्होंने लिखा है कि उन पर आजाद ने गैर पेशेवर तरीके से सुनंदा की मौत को नेचुरल डेथ दिखाने के लिए दबाव डाला था। इस मुद्दे पर फौरन संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने जांच की बात की है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता had complained to us about his promotion or seniority issue. And yesterday when I saw this news item appearing on the television channels and some people came to me in the morning, I had no information about whether he had filed any complaint or anything. So that's why I have asked the director AIMS. AIMS is not in the country. Speculation and I think I don't consider it as fair to even comment about it. सुधीर गुप्ता ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद और शशि थरूर बेहद ताकतवर व्यक्ति हैं। इस वजह से वो उस समय खुलकर अपनी बात नहीं रख पाए। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने सुनंदा पुष्कर की मौत को उछालकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चौंका दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। हालांकि एम्स प्रशासन ने उनके आरोपों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। सवाल अब ये उठ रहा है कि इतने दिन तक चुप रहे डॉक्टर सुधीर गुप्ता सच बोल रहे हैं या फिर इसके पीछे उनकी अपनी मंशा है।